हेलो। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ केमिस्ट्री। तो इसमें जो ये टॉपिक है, इस पर क्या करेंगे, क्विक रिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को जल्दी से कैसे रिवाइज करें, तो इसमें खासकर मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रा और रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को मेंशन किया है। तो ये केवल रिवीजन बेस्ड है, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपके अच्छे से क्लियर नहीं हो सकते, बट आपने पढ़ा है तो जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा सबसे पहले पढ़ते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या है, ये एक एब्जॉर्प्शन टाइप का स्पेक्ट्रा है। ठीक है, स्पेक्ट्रा तीन टाइप का होता है, एब्जॉर्प्शन, एमिशन और स्कैटरिंग। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन टाइप का ये स्पेक्ट्रा है। इसमें क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फ्रीक्वेंसी को, फिर वो रोटेट करता है मॉलिक्यूल। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, माइक्रोवेव रीजन में पाया जाता है। फिर सेकंड थर्ड क्या है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, डायपोल मोमेंट होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, परमानेंट डायपोल मोमेंट, मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब म्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और डेल्टा जे, ये क्या है, क्वांटम सिलेक्शन रूल है, तो डेल्टा जे शुड बी +-1। ठीक है, फिर बात आती है मॉलिक्यूल, कभी कभी पूछ लेता है लीनियर है या स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल टॉप है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनके लिए आई ए, आई बी, आई सी, ये क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्सिस ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्सिस बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्सिस सी। तो ये ऐसे लीनियर मॉलिक्यूल जाने जाते हैं। ठीक है, इनके इसके एग्जांपल क्या हैं, H2HCl OCS। ठीक है, फिर स्फेरिकल मॉलिक्यूल, स्फेरिकल मॉलिक्यूल में वे मॉलिक्यूल आते हैं जिनमें परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, जैसे टेट्राहेड्रल शेप हो या ऑक्टाहेड्रल शेप हो। तो टेट्राहेड्रल में जैसे कार्बन एटम की चारों वैलेंसी सेम ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, तो वो परफेक्ट ज्योमेट्री जानी जाती है। ठीक है, वहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, फिर सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वे मॉलिक्यूल जिनमें सी एन एक्सिस पाई जाए। और सी एन एक्सिस में एन क्या होना चाहिए, या तो इक्वल टू 3 होना चाहिए, या तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। सपोज दैट C3 है, C4 है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, सी एन एक्सिस में इसमें दो कंडीशन होती हैं मॉलिक्यूल में, प्रोलेट टाइप, ऑब्लेट टाइप। प्रोलेट टाइप की कंडीशन क्या होती है, शटल टाइप रोटेट करता है। ऑब्लेट टाइप में क्या होता है, डिस्क टाइप रोटेट करता है। ठीक है, फिर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एसिमेट्रिक में जिनमें CnS, C2V, S पाया जाए। ठीक है, तो या CS पाया जाए। इनके लिए क्या होता है, आई इज नॉट इक्वल टू आई, बी इज नॉट इक्वल टू आई सी। ठीक है, फिर देखते हैं एनर्जी। तो एनर्जी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यूनिट कन्वर्जन में, यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला, एनर्जी का जो बेसिक यूनिट होती है वो जूल होती है। तो E इज इक्वल टू H²/8π²I, J+1 जूल। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट होती है, इसको बी के इक्वल लिखा जाता है, दिस इज द रोटेशनल कांस्टेंट, तो BJ+1 होता है। ठीक है, तो H², अब ये क्या है, जूल में, जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में जब आपको चेंज करना है तो इसे HC से डिवाइड कर देते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SC से बाई चांस आपको सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू नहीं याद आ रही है तो उसे क्या कर देंगे, SC से डिवाइड कर देंगे। और अगर सेंटीमीटर को जूल में चेंज करना है तो उसको SC से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट है, सेंटीमीटर इनवर्स में और एक जूल में। ठीक है, और आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आई इज इक्वल टू क्या होता है, μr²। आर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और म्यू क्या है, डायपोल मोमेंट है, सॉरी रिड्यूस मास है। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस मास है, M1 M2/M1 + M2। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, रोटेशनल लाइंस जो होती हैं 2b का गैप होता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम लाइंस बनाते हैं ऐसे, तो 0 1 2, तो यहाँ पे सबके बीच का गैप क्या होगा, 2b, 2 4 6 ऐसे चलेंगी। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें क्या आएगा, रोटेशनल कांस्टेंट लाइंस की वैल्यू इतनी दी है, तो वहां से क्या करना होता है, 2b इक्वल टू दिस, जो वैल्यू मेंशन है वहां से b निकालते हैं, और b से हम लोग जो उसमें क्वेश्चन में पूछता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, इसके ये फार्मूले कई सारे लिखे हैं। तो इसमें EBJJ+1, तो EBJJ+1 ये फार्मूला किसका है, इसमें क्या करते हैं, जब सिंगल वैल्यू पूछे, मतलब जो जब वहां पे कंपेयर ना करा, जैसे सपोज दैट एक ही लाइन के लिए J=0 पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका यूज करेंगे। फिर अगर कहे 0 to 1 पे ट्रांजिशन है, तो 0 to 1 पे जब ट्रांजिशन कहेगा तो वहाँ पे आपको डेल्टा E इक्वल टू 2BJJ+1 यूज करना है, 2BJ+1 यूज करना है। इससे भी कर सकते हैं, बट इससे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर चेंज पूछे दो लाइन, जैसे 0 to 1 कहे, तो क्या करेंगे, डेल्टा E इक्वल टू 2BJ+1, और वहाँ पे J किसको रखना है, लोवेस्ट वैल्यू को। ठीक है, लोवेस्ट ट्रांजिशन वैल्यू को, तो यहाँ पे लोवेस्ट क्या है, 0, तो 0+1 हो जाएगा, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2B। ठीक है, तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इस पे गेट में क्वेश्चन भी पूछा था पिछली बार ही, तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं समझ आती कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो डेल्टा न्यू इक्वल टू 2BJ+1, मतलब इसी के इक्वल रख देते हैं इसको, और यहाँ से वैल्यू पुट करके अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं क्वेश्चन की। फिर इंटेंसिटी रेशियो पे क्वेश्चन पूछता है, तो इंटेंसिटी रेशियो में क्या होता है, NJ/N0 इज इक्वल टू GJ/G0 e⁻∆E/kBt। kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1.38 × 10⁻23। ठीक है, T इज द टेम्परेचर, ई क्या है, डेल्टा ई चेंज, ये इससे हम निकाल सकते हैं डेल्टा ई।
ठीक है। और या फिर क्या, अगर आपको इससे ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, बी जे जे प्लस वन याद आ रहा है, तो सबसे पहले जीरो के लिए निकाल लो, फिर वन के लिए निकाल लो, फिर माइनस कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो जी जे जी नॉट ये है, ये हमारा क्या है, डिजनरेसी है, जिसका फॉर्मूला टू जे प्लस वन होता है, ठीक है। डिजनरेसी इज इक्वल टू टू जे प्लस वन, ठीक है। फिर बात आती है जे मैक्स। जे मैक्स कभी कभी पूछता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के टी अपॉन टू बी एस सी माइनस वन बाई टू। टी को टेम्परेचर कहते हैं और के बी क्या है हमारा, के टी का मतलब के वी टी है, ठीक है। के वी टी का मतलब क्या है, ये हमारा बोल्टजमैन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 23। अगर इसको आप नहीं याद रख सकते तो आर बाई एन ए याद रख लीजिए, यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टी को फ्लेम टेम्परेचर नाम से भी कभी कभी मेंशन कर देता है, ठीक है। फिर बात आती है बी और एम के बीच में रिलेशन देखते हैं, तो इनके बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे आप बी इंक्रीज करते जाएंगे रोटेशनल कांस्टेंट, वैसे वैसे मास की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, या मास की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो बी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक एच आई के लिए दे देगा, एक डी आई के लिए तो डी आई और एच आई के लिए क्या पूछता है, रोटेशनल कांस्टेंट किसके लिए ज़्यादा होगा, किसके लिए कम होगा, तो डी आई के लिए कम हो जाएगा और एच आई के लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर नॉन रिजिड रोटर के केस में डेल्टा ई सबसे पहले निकालते हैं, तो बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर, डी क्या है, डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, बी इज इक्वल टू फोर बी क्यू, डी इज इक्वल टू फोर बी क्यू अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी से मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है। फिर है स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट को स्टार्क साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसे क्या कह दिया गया, स्टार्क इफेक्ट कह दिया गया, ठीक है। इसमें दो इफेक्ट चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, और इसमें क्या हो जाता है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू ई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसमें इतना ही। फिर इसके बाद में देखते हैं और एक दो फार्मूले हैं जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मतलब आपको ये जानना होगा कि गेट या नेट कोई भी एग्जाम हो, लगभग ज़्यादातर वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर तो वाइब्रेशन और रोटेशनल से आते हैं, रमन से भी आ सकते हैं, वहाँ पे वो भी मिक्स करके आते हैं। बट यहाँ पे क्या करता है, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन जो देता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़्यादा कैलकुलेटिव होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पी ब्रांच के लिए एनर्जी चेंज पूछता है और आर ब्रांच के लिए एनर्जी चेंज पूछता है। तो इनके लिए कैसे वैल्यू निकालते हैं, ये शायद पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा गया था गेट में। तो यहाँ पे क्या करना है, पी क्यू आर सबसे पहले पता होना चाहिए, पी क्यू आर ब्रांच होती क्या है। तो पी क्यू आर ब्रांच डेल्टा जे की बेसिस पे डिफाइन की जाती है ज़्यादा मैक्सिमम केसेस में। तो डेल्टा जे इज इक्वल टू माइनस वन जीरो प्लस वन, तो माइनस वन वैल्यू किसके लिए होती है, पी ब्रांच के लिए, और क्यू के लिए जीरो होती है, आर के लिए प्लस वन होती है, ठीक है। तो आर ब्रांच के लिए जो डेल्टा ई का फॉर्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस टू बी जे प्लस वन। तो यहाँ से आप क्वेश्चन में ओमेगा नॉट की वैल्यू दी होगी और बी की वैल्यू वहाँ से आइडेंटिफाई करके पुट करके आप डेल्टा ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर पी ब्रांच के लिए कहेगा तो हमेशा बस यही ध्यान रखना है कि पी में क्या होता है, माइनस होता है, और आर में क्या होता है, प्लस। तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसमें बस रोटेशनल स्पेक्ट्रम में शायद इसी यहीं तक ही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा। तो फिर इसके बाद देखते हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें क्या करता है, मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद में क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन के लिए मॉलिक्यूल को क्या ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट चाहिए होती है, ठीक है, जबकि रोटेशन के लिए मॉलिक्यूल को कम इंटेंसिटी की लाइट चाहिए होती है। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराना हो तो वहाँ पर और ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट चाहिए होती है, ठीक है। तो शुड बी ऑसिलेशन डायपोल मोमेंट, इसका जो सिलेक्शन रूल है, हर एक स्पेक्ट्रा का अपना सिलेक्शन रूल होता है, और उसी सिलेक्शन रूल पे सारी कंडीशन चलती हैं, मॉलिक्यूल एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, सब सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। तो इसमें क्या है, शुड बी ऑसिलेटरी डायपोल मोमेंट, मतलब परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है तब भी चलेगा, मतलब ऑसिलेटरी डायपोल मोमेंट होना चाहिए। तो ऑसिलेटरी डायपोल मोमेंट क्या होता था, डायपोल मोमेंट विच आर जनरेटेड ड्यू टू द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकुलर कंपाउंड, दिस इज नोन एज द ऑसिलेटरी डायपोल मोमेंट, ठीक है। और ऑसिलेटरी डायपोल मोमेंट एक वो इसमें कंडीशन होती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग से भी जनरेट हो जाता है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वह स्ट्रेचिंग होती है जिसमें एक बॉन्ड क्या होता है, कम स्ट्रेच होगा, दूसरा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। तो जब ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तो वहाँ पे कंडीशंस एबनॉर्मल हो जाएंगी, तो उसमें डायपोल मोमेंट का करेक्टर थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। जैसे CO2 मॉलिक्यूल जनरली डायपोल मोमेंट जीरो होता है, बट ये वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देने लगता है। क्यों देने लगता है, ड्यू टू एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है, या ऑसिलेटरी डायपोल मोमेंट, ठीक है।
और इसके लिए डेल्टा यानी क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जो दिया गया है इसका वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल का वो +-1 होना चाहिए, ठीक है। 0 पॉइंट एनर्जी SHO मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में देखते हैं तो SHO के लिए 1.1/2 hν होना चाहिए, ठीक है। और E बराबर SHO मतलब एनर्जी SHO की क्या होती है n+1/2 hν। तो n क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 पॉइंट एनर्जी निकालना है तो ½ hν हो जाएगा। और इस 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपनी रेस्टिंग फेज में है, खाली बैठा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तब भी उसमें इतनी एनर्जी होगी ही, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें डिसोसिएशन एनर्जी का कर्व देखते हैं इसका कुछ ऐसे कर्व बनता है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ये एनर्जी लेवल होते हैं इसके। तो D = ω/4XC। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसका सिलेक्शन रूल क्या होता है +-1 +-2 +-1। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछता है और एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं पूछेगा, इसमें कोरिलेट कराता है, ठीक है। दो बैंड को कोरिलेट करा देगा, फिर वहाँ से क्या करना होगा, +- करना होगा या डिवाइड करना होगा, फिर आपको फाइनली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ω1 - 2XC, और फर्स्ट ओवरटोन की 2ω1 - 3XC, तो सेकंड ओवरटोन की 3ω1 - 4XC होती है। अब ये कैसे होती है, याद करने का तरीका एक याद कर लो, ओमेगा ही तो जो XC होगा वहाँ पे क्या होगा, 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 2 लगा दो, फिर 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 3 लगा दो, 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी XC में, ठीक है। तो यहाँ से ये फंडामेंटल मोड और कौन कौन से फंडामेंटल मोड, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन के बारे में हमें जानकारी मिल गई। फिर इसके बाद हॉट बैंड देखते हैं। तो हॉट बैंड की क्या होती है वैल्यू, डेल्टा ω1 - 4XC। यहाँ पे क्या होता है 0 to 1 ट्रांजिशन होते हैं, 0 to 1 नहीं 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 ट्रांजिशन होते हैं। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा इसके बारे में, देख लेते हैं कैसे बैंड मिलते हैं। तो सपोज दैट वी लेट आ एग्जांपल 0 1 2 3, ये एनर्जी लेवल मैंने मार्क किए हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे अगर 0 से 1 पे ट्रांजिशन होता है तो आपने सिलेक्शन रूल पढ़ा, क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। तो यहाँ पे +-1 सिलेक्शन रूल की क्राइटेरिया को फॉलो करता है, तो ये क्या हो जाएगा फंडामेंटल मोड, और इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि 0 से 2 पे अगर ट्रांजिशन हो गया तो ये फॉरबिडन, ये अलाउड नहीं है। तो ये जब अलाउड नहीं है तो फर्स्ट ओवरटोन हो गया, ठीक है। फिर अगर 1 से 2 पे मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, मतलब एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन हो जाए और वहाँ पे +-1 रूल, सिलेक्शन रूल की क्राइटेरिया को फॉलो करे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेशनली एक्टिव हो जाएगा। तो वहाँ से जो बैंड मिलेंगे वो हॉट बैंड उन्हें कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल के लिए देखनी हो तो 3n-5 का फार्मूला का यूज़ करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए देखनी हो तो 3n-6 फार्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर न्यू = क्या होता है 1/2π√K/μ। इससे क्या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पे रिलेशन पूछता है, जैसे कहता है कि HD की फ्रीक्वेंसी इतनी दी है, HI की फ्रीक्वेंसी बताओ, या HI कितनी दी है, HD की फ्रीक्वेंसी बताओ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या देख सकते हैं, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द √μ, ठीक है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर इसके बाद देखते हैं बर्ज स्पॉन्सर प्लॉट, जिससे गेट में भी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट इससे नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बर्ज स्पॉन्सर प्लॉट में इस पे कर्व से क्वेश्चन पूछ लेता, तो डेल्टा न्यू +½ = ω/2 ω/XC v+1। तो यहाँ पे देखते हैं इसका कर्व कैसा बनता है। तो y = -mx + c की क्राइटेरिया को फॉलो करता है, जिसमें ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है और ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, ठीक है। फिर है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट, देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ द म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, या तो फिर मॉलिक्यूल रमन एक्टिव, मतलब जो मोड रमन एक्टिव होंगे वो IR एक्टिव नहीं होंगे, जो IR एक्टिव होंगे वो रमन एक्टिव नहीं होंगे, एक ही होगा। और इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट, तो दोनों मोड क्या हो सकते हैं, IR एक्टिव भी हो सकते हैं, रमन एक्टिव भी हो सकते हैं, और नाइदर रमन एक्टिव नॉट IR एक्टिव, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही। इसमें मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की लगभग जितनी मुझे चीज़ें बता दी, जहाँ से क्वेश्चन लगभग ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो इसमें रिवाइज कराएंगे आपको। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।